हेलो व्यूअर्स, एडुसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के अगले टॉपिक पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वाकाटक राजवंश और मैत्रक राजवंश को पढ़ा। हम लोग इस लूसेंट के सीरीज को हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मध्यकालीन, आधुनिक और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब करते हुए 1799 दरोगा के जो स्पेशल सीरीज चल रहा है इसके पीटी होने से पूर्व पूरे लूसेंट को कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो लोग भी मेरे इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो मेरे सीरीज से जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पे आते हैं और आज के टॉपिक को पढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत होती है। पुष्यभूति वंश या उसको वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक था, मौखरी था, पुष्यभूति था, प्रवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों में सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पिछले क्लास में हम लोगों ने वाकाटक वंश से पहले गुप्त साम्राज्य को पढ़ा था। वहीं कह रहा है कि गुप्त वंश के पतन के बाद नए राजवंशों का क्या हुआ, उदय हुआ, जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन हुए थे? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश हुए। इसमें मैत्रक भी था, मौखरी भी था और प्रवर्ती गुप्त थे, गौड़ भी थे। तो ही कह रहा है कि पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। चलिए आगे आते हैं कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। कौन था? तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। तो आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति था। इनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। याद रखना है दोस्तों कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था और राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी, जो हरियाणा प्रांत का भी कुरुक्षेत्र जिला में स्थित है। यह जगह थानेश्वर वहीं पे थी। पुष्यभूति राजवंश ने पंजाब एवं हरियाणा में अपनी स्थिति हुनों को हराकर मजबूत किया। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश जो राजवंश का स्थापना किया, वह पंजाब और हरियाणा के में स्थित हुनों को हराकर, किसको हराकर? हुनों को हराकर अपनी स्थिति को क्या किया? मजबूत किया। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। कह रहा है कि जो अगले शासक हुआ प्रभाकर वर्धन, वह इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। स्वतंत्र रूप से इसको स्थापित किया था। प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक, याद रखना है दोस्तों ये नाम, उपाधि परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि ली और सम्मानजनक उपाधियां धारण की। तो याद रखना है कि परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया था? इसका नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। फिर आगे आते हैं कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र होता है, एगो राजवर्धन और एगो हर्षवर्धन। यही हर्षवर्धन जिसके समय में वेंग सांग चीनी यात्री आया था, इसी हर्षवर्धन को हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए इसको वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती यानी हर्षवर्धन की माँ यशोमती से दो पुत्र हुए, एगो राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजवर्धन उसका बड़ा भाई था हर्षवर्धन का, और एक कन्या राजश्री यानी उसकी बहन क्या थी? राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का जो विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा से साथ हुआ था। कन्नौज के जो मौखरी राजा था उसी के ग्रह वर्मा के साथ इसका हुआ था। चलिए दोस्तों, इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि प्रभाकर वर्धन की दो पत्नी से दो पुत्र और एक पुत्री हुई, जिसमें राजवर्धन और हर्षवर्धन था, और एक राजश्री उसकी बहन। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त, मालवा का जो शासक था वो देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को क्या कर लिया? बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अब राजश्री को छुड़ाने के लिए इसका भाई गया। चलिए आगे समझते हैं चीजों को। कह रहा है कि राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। क्या किया? राजवर्धन जो इसका बड़ा भाई था हर्षवर्धन का, वही राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़
नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। क्या करता है फिर से समझिएगा लोग, कि कह रहा है कि राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, जो इसके बहनोई को मारा था, यानी इसके जो राजश्री बहन थी उसके हस्बैंड को जो मारा था ग्रह वर्मा को, उसको ये मार डालता है। मगर देवगुप्त का एक मित्र रहता है गौड़ का शासक नरेश शशांक, वो धोखा देकर किसको मार देता है, तो राजवर्धन की हत्या कर देता है। और राजश्री को क्या करता है, तो ये बंदी बनाकर रखता है शशांक। चलिए आगे आते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, यही वो शशांक है जो बोधि वृक्ष को कटवाया था। तो आइए आगे आते हैं। नोट नोट में लिखा हुआ है कि शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। किसका था, ये शशांक जो था शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया था। देखिए दोस्तों, इसने क्या किया था, बोधि वृक्ष जो था उसको कटवा दिया था शशांक। तो याद रखना है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, तो शशांक। कौन धर्म का था, तो स से शशांक, स से शैव धर्म का था। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा है कि राजवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। कौन बैठता है, उसका छोटा भाई हर्षवर्धन जो रहता है, उस 16 वर्ष की अवस्था में क्या करता है, थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है उसके भाई की मृत्यु के बाद। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। इसने किसका, परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। ये भी क्या करता है, परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण करता है, और शिलादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। हर्ष ने शशांक को पराजित किया। अब क्या करता है, जो इसकी बहन को कैद करके रखा था शशांक, उसको क्या करता है, हर्ष ने शशांक को पराजित कर दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और तथा उसकी अपनी राजधानी बना ली। और अपनी बहन को जो सती होने जा रही थी उसको भी क्या किया, ये बचा लेता है अपनी बहन को। और जो इसकी बहन का जो पूरा साम्राज्य रहता है इसके इसके बहनोई का, वो क्या करता है, उसको अपनी राजधानी के रूप में बना लेता है कन्नौज को। तो क्या करता है, याद रखना है दोस्तों, हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसको अपनी क्या कर दिया, राजधानी बना लिया। यानी थानेश्वर से राजधानी बदल के कहाँ ला दिया, कन्नौज ला दिया। यानी थानेश्वर पर वो समय शासक कर रहा था, कन्नौज पर अपना राजधानी बना लिया। कह रहा है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष के की क्या हुई, पराजय हुई। तो कह रहा है हर्षवर्धन, वही हर्ष उसको नाम से जाना जाता है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पे क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें कौन हार गया, हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री वेंगसांग, दोस्तों ये नाम इतना इंपॉर्टेंट है कि चीनी यात्री वेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन इतना बार एग्जाम पूछ चुका है जिसका कोई जोड़ नहीं है। तो चीनी यात्री वेंगसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो दोस्तों आप लोग याद रखना है कि चीनी यात्री वेंगसांग किसके समय में आया था, तो हर्षवर्धन के समय में आया था। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। अब नोट में लिखा है, थोड़ा नोट में समझते हैं। वेंगसांग के बारे में लिखा है, वेंगसांग को यात्रियों का राजकुमार, वेंगसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, इसको क्या बोलते हैं, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। इसको उपाधि दिया गया है दोस्तों हर्षवर्धन को, सॉरी वेंगसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि किसको कहा गया है, तो वेंगसांग को। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि नीति का पंडित किसे कहते हैं, या ऑप्शन में दिया रहता है यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को सॉरी वेंगसांग को कहा जाता है। किसको, वेंगसांग को कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। वो क्या, वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। मगर वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी और बाद में पढ़ाया भी। ठीक है, दोनों काम करता है वेंगसांग। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। हर्ष 641 ईस्वी में अपने राजदूत चीन भेजे, तथा 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। कह रहा हर्षवर्धन 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे, और तथा 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। आगे आते हैं दोस्तों कि हर्ष ने
कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि हर्षवर्धन ने बुद्ध के दंत का अवशेष बलपूर्वक किसके, कौन से शासक थे? कश्मीर के शासक से प्राप्त किए थे। याद रखना है दोस्तों कि कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत का अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था हर्षवर्धन। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। जो हर्षवर्धन के पूर्वज थे वो भगवान शिव के और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चिनिया त्रिवेंग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महामाया शाखा को राज्यश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। तो दोस्तों याद रखना है कि हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे वो भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। ये भी यही था, ये भी क्या करता था, कुल देवता शिव का परम भक्त था। मगर चीनी यात्री जब हेंग संग से ये मिलता है उसके बाद क्या होता है, मिलने के बाद इंस्पायर हो गया। इंस्पायर होने का बौद्ध धर्म की महायान शाखा, कौन, महायान शाखा से क्या करता है, राज्य सर्वन प्रदान किया और बाद में बौद्ध धर्म क्या किया, बौद्ध धर्म बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रधान केंद्र था। तो दोस्तों याद रखना है कि हर्षवर्धन के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसमें महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेंसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा कि हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में, देखिए कहाँ पे, प्रयाग में प्रति पांचवें वर्ष क्या होता था, एक समारोह आयोजित होता था जिसे क्या बोला जाता है, महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ये भी नाम याद रखना है, महामोक्ष परिषद। बोलेगा कि प्रयाग में, क्वेश्चन अगर दे दिया कि प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसको किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखना है दोस्तों, महामोक्ष परिषद। या पूछेगा कहाँ पे हर्षवर्धन के समय में हर 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित होता था, तो प्रयाग में होता था। जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप लोग एकदम तैयार रहना है आंसर करने के लिए। अगर अच्छा से आप लोग समझ रहे हैं और अच्छे से सुन रहे हैं चीजों को, और एक दो बार वीडियो को देखिएगा बार बार ताकि याद हो जाए चीजें। आई होप कि हम लोग दरोगा के पीटी से पहले पूरे लूसेंट को कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद मिडिएवल हिस्ट्री का थोड़ा वीडियो लंबा 2-2 घंटे या 1.5 घंटे का एक वीडियो आएगा। तो मेन टारगेट है दरोगा पीटी से पहले लूसेंट को कंप्लीट करना। तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना भी पड़ेगा ताकि चीज़ें जल्दी जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि दुर्गा फिल्म से पहले लूसेंट को कंप्लीट करना है तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी ही। ठीक है दोस्तों, आते हैं फिर से। तो आप लोग याद रखिएगा कि हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था और जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेंसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ह्वेंसांग कौन से समारोह में सम्मिलित हुआ था, 6ठा समारोह में। कौन समारोह में, 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि था। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्ष के दरबारी। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे। तो दोस्तों यहाँ से लगातार तीनों क्वेश्चन पूछ चुका है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के। और हर्षचरित और कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया, तो हर्षवर्धन के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप लोग याद रखिएगा हर्षचरित या कादम्बरी ये किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बाणभट्ट के जो गुरु थे वो भरचू थे। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि बाणभट्ट के गुरु कौन थे, तो भरचू थे। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम के ये तीनों नाटक लिखे गए हैं। ये कहावत है। चलिए इसको फिर से रिकॉल करते हैं। आप लोग को याद रखना है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये तीनों क्वेश्चन पूछेगा किसने लिखा है, तो आप लोग हर्षवर्धन आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है इसका हर्ष आंसर लेता है हर्षवर्धन। तो प्रियदर्शिका या रत्नावली या नागानंद किसकी पुस्तक है, तो हर्ष की पुस्तक है। ये तीनों संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना है। और ऐसे कहा जाता है कि धावक नामक एक कवि था। धावक नामक, इसका भी नाम याद रखना है कि प्रियदर्शी या रत्नावली या नागानंद 3 संस्कृत नाटक हर्षवर्धन के समय में किस कवि के द्वारा ये किया गया था, तो याद रखना है धावक कवि के द्वारा।
तो धावक कवि ने हर्षवर्धन से पुरस्कार प्राप्त करके ये तीनों नाटक लिखे थे। ठीक है दोस्तों, जैसे भी क्वेश्चन आए आंसर कर लेना है। चलिए आगे आते हैं। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही। तो ये किसके, हर्षवर्धन के बारे में कहा गया है कि अंतिम हिंदू सम्राट शासक था, मगर लेकिन ना ही कट्टर हिंदू था और ना ही पूरे भारत पर उसका शासन था। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे, कि हर्ष के अधीनस्थ जितने भी शासक थे वह महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। तो आप लोग याद रखना है दोस्तों कि हर्षवर्धन के जितने भी अधीनस्थ शासक था उसको महाराज या महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव व अमात्य कहा जाता है। ये भी याद रखना है कि हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रशासन के सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय या ऊपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। तो दोस्तों याद रखना है कि प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को क्या बोला जाता था, तो भुक्ति बोला जाता था, ये याद रखना। और प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, ऊपरी या राष्ट्रीय कहलाता था, ये भी याद रखना है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिलों की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। देखिए, ये जो भुक्ति का विभाजन होता है वो जिलों, भुक्ति मतलब समझ लीजिए एक तरह का एक स्टेट हो गया, और फिर उसके बाद जिलों में क्या था, जिसको विषय बोला जाता था, और इसके प्रधान को विषयपति कहा जाता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक यानी आधुनिक तहसील होते थे, एक तरह से समझ लीजिए आधुनिक तहसील। तो विषय के अंदर क्या होते थे, पाठक होते थे, मतलब कई तहसील होते थे, ऐसे याद रखिएगा आप लोग। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामा छपटलिक कहलाता था। याद रखना है दोस्तों कि ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम जो शासन की सबसे छोटी इकाई थी, और ग्राम शासक प्रधान जो होता था उसको ग्रामा छपटलिक कहा जाता था। याद रखना है दोस्तों, ग्रामा छपटलिक कहा जाता था। यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग समझते हैं कि हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद, हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष चरित्र की मंत्री परिषद, जैसे भंडी, भंडी कहा जाता था प्रधान सचिव को, भंडी प्रधान सचिव को, और प्रधान सेनापति को सिंहनाथ कहा जाता था। अश्व सेना का प्रधान कुंतल था, और गज सेना का प्रधान स्कंदगुप्त था। याद रखना है दोस्तों कि हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की जो मंत्री परिषद है इसको प्रधान सचिव को भंडी, प्रधान सेनापति को सिंहनाथ, और अश्व सेना का प्रधान कुंतल, और गज सेना का प्रमुख जो गज यानी हाथी होता था इसका प्रमुख स्कंदगुप्त कहलाता था, और अश्व यानी घोड़ा इसको कुंतल कहा जाता था। तो ऐसे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। एक आदमी कमेंट में पूछ रहा था कि सर जो आप कलर कर रहे हैं क्या उसी को याद करना है कि सबको। देखिए, एक दो बार आप पहले अपने बुक को रीडिंग कीजिए, लूसेंट को एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, अब बहुत सारा चीजें याद हो जाएगा। उसके बाद खुद आपको पता चल जाएगा कि कलर हाईलाइट करना है, किसको हाईलाइट करना है, किसको छोड़ना है। ठीक है, तो आप वैसे कर सकते हैं। पहले एक दो बार लूसेंट को फुल पढ़िए, और फिर उसके अनुसार आप फिर अपना हाईलाइट अपने अनुसार जो याद नहीं रहे उसको करके फिर अपना पढ़िए। और रिवीजन के लिए क्या फिर मेरा वीडियो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, रिवीजन करने के लिए वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारा चीज़ें यहाँ से रिवीजन हो जाएगी, सोए सोए खाना बनाते हुए या लेटे लेटे वीडियो को देख सकते हैं। अगर हु बहू पूरा लूसेंट का ही चल रहा है तो आप चीज़ें यहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर आगे आते हैं कि पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। जो पुलिस कर्मी थे उसको चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा डांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी हुआ करते थे। जो दंडपाशिक तथा डांडिक पुलिस विभाग का अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बिरदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। तो दोस्तों याद रखना है कि पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि चाट या भाट किसे कहा था, पुलिस कर्मियों को कहा जाता था। किसको, पुलिस कर्मी को। तो फिर से हम रिपीट करते हैं दोस्तों को, पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। और
दंडपाशिक तथा दंडपाशिक तथा डांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। क्या होते थे? पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे कौन? दंडपाशिक तथा डांडिक। अब आते हैं अश्व सेना का अधिकारी को वृद्धेश्वर। अश्व सेना, जो घोड़ा का सेना का अधिकारी होता था उसे वृद्धेश्वर। अब पैदल सेना का अधिकारी को बलाधिकृत या बलाधिकृत कहा जाता था। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा है कि हर्ष चरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। कि हर्ष चरित में, जो बाण भट्ट द्वारा लिखा गया हर्षचरित, वही कह रहा है कि हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका प्रयोग? तुलायंत्र यानी तुलायंत्र ने जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण का प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र था। दोस्तों याद रखना है कि हर्षवर्धन के समय में सूती वस्त्रों का निर्माण प्रसिद्ध कहाँ था? तो मथुरा में। मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था हर्षवर्धन के समय में। नोट में लिखा कि हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। दोस्तों याद रखना है कि लोकपाल शब्द, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि लोकपाल शब्द कहाँ पे आया है, तो ये कह रहा प्रांतीय शासक के लिए हर्षचरित में, बाण भट्ट द्वारा लिखा गया हर्षचरित, उसी हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया हुआ है। क्या आया हुआ? लोकपाल शब्द आया हुआ है। अगला अगला टॉपिक भारत के दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को पढ़ेंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी का आप लोग मजबूत करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और कंटिन्यू पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।